गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। निश्चित तौर पे जो बच्चे सीरियस होंगे उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि उनको पता हो गया है कि उनका एग्ज़ाम 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे जगहों पर प्री बोर्ड हो रहा है और कुछ जगहों पर प्री बोर्ड अभी बचा हुआ है। जो संभावित 11 जो टैगलाइन है कि 11 से सुनिश्चित हो गया कि प्री बोर्ड होगा ही, लेकिन आप सभी पहली बार एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपके मन में तमाम सारी चीज़ें होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ आते हुए भी हम लिख नहीं पाते हैं। उन्हीं सारी समस्याओं को समझते हुए, ठीक है, मैंने आपके एग्ज़ाम टाइम से महत्वपूर्ण चीज़ को देने के लिए एग्ज़ाम टाइम नाम का एक चैनल शुरू किया है और इस पर मैं आपको हर दिन आपके जितने भी सब्जेक्ट हाई स्कूल में हैं उससे जुड़े हुए 20 नंबर के प्रश्न रोज लेकर आऊँगा। और यदि आप हमको फॉलो कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को एग्ज़ाम टाइम विथ अखिलेश सर को, तो निश्चित तौर पे आप जो देख रहे हैं थंबनेल में कि 90% ही नहीं 90% से ऊपर अंक आप पा सकते हैं। बस केवल करना इतना है कि पर डे फॉलो करना है, उसको देखना है। 1-1.5 महीने जब तक आपका एग्ज़ाम टाइम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आप केवल बेमतलब की वीडियो, बिना वजह की वीडियो मत देखिए मोबाइल पर, क्योंकि आज का बच्चा है उसको मोबाइल से रोका नहीं जा सकता। मोबाइल एक आदत बन चुकी है लोगों की, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसी मोबाइल के माध्यम से बच्चों के साथ जुड़ा जाए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो पाए। निश्चित तौर पे अगर आप संभले नहीं तो आने वाली पीढ़ी जो है बहुत अंधेरे में जा रही है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। मेरा गार्जियन से भी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों की तरफ जाएं और उनके साथ घंटा 2 घंटा बैठें, मोबाइल दे दें और देखें कि बच्चा क्या देख रहा है, ठीक है। मोबाइल के ज़माने में मोबाइल से दूर रहना बहुत दिक्कत में है, तो मोबाइल को पढ़ने का जरिया बनाइए, पढ़ाने का जरिया बनाइए, ठीक है। आ रहे हैं, देखिएगा एक वीडियो इसके पहले पढ़ा है हाई स्कूल का, उसमें एग्ज़ाम में कैसे सामाजिक विज्ञान का पैटर्न होता है, कैसे प्रारूप होता है, आप नंबर कैसे उसमें अर्जित कर सकते हैं, उस पे था। लेकिन उसमें तभी हो सकता है अच्छा जब आपको सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम पता हो, ठीक है, कि सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आने वाला है। बहुत सारे बच्चे किताब लिए ही नहीं होंगे, ठीक। बहुत सारे बच्चे वो जो मार्केट में आ जाती है एग्जाम के समय, ठीक है, बहुत सारी पुस्तकें उसके सहारे होंगे। मतलब हमने ये देखा है कि पाठ्यक्रम बिल्कुल पता नहीं रहता। तो हम इस 10-15 मिनट की वीडियो में आपके सामाजिक विज्ञान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित है उस पर चर्चा करेंगे, ताकि निश्चित तौर पे आपको पता हो जाए कि आपको बचे हुए समय में कैसे दोहराना है, और हम आपके दोहराने के साथ भी होंगे। आइए देखते हैं देखिएगा ये ये देखिए, ये जो लिया गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 2024-25 का पाठ्यक्रम है। हर बार कुछ न कुछ जुड़ता है, कुछ न कुछ निकल जाता है, जिससे यह जानना आवश्यक है कि इस बार पाठ्यक्रम में क्या रखा गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए पहली इकाई है, पहली इकाई ये आपका किताब पर नाम होगा भारत एवं समकालीन विश्व, ठीक है। इसको आप इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। इतिहास आप जान लीजिएगा, इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस हैं, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है जी। इसमें से 20 अंक आएंगे आपको। कितने? 20 अंक आएंगे। तो देखिएगा क्या क्या पढ़ना आपको। पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या पढ़ना है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक। एकदम याद कर लीजिए, याद कर लेंगे तो आसानी होगी। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय।
क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत आप जर्मनी, फ्रांस, इटली, ठीक है, इन देशों में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, ठीक है, इस पर अध्ययन करेंगे। और जब मैं बहुविकल्पी कराऊंगा तो उसको सारा बता दूंगा, आपके अंदर चला जाएगा, सभी भूलेगा ही नहीं। दूसरी बात क्या कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले आप जान रहे हैं कि अंग्रेजों ने शासन किया है। अंग्रेजी शासन को भगाने के लिए, ठीक है, निश्चित तौर पे देश से प्रेम होगा, देश के प्रति समर्पण होगा, देश पर मर मिटने का जज्बा होगा, और इसी को सम्मिलित रूप से राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो भारत के संबंध में भी ये आपको जानना है, ठीक है। तीसरा है आपका क्या कि भूमंडलीकृत विश्व बनना। भूमंडलीकृत विश्व बनना मतलब वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार के रूप में कैसे बनता जा रहा है, इसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। इसके बाद चौथा है औद्योगिकरण का युग। मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि विकास का एक क्रम होता है, मनुष्य भी एक पर्यावरण जीव से आगे बढ़ा है, और यहाँ तक हम कैसे आए हैं इसको इस चैप्टर में हम देखेंगे। और आप जानते हैं कि सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ था, जन्म हुआ था, तो इसकी चर्चा इसमें है। पांचवें में आप पढ़ेंगे मुद्रण संस्कृत एवं आधुनिक विश्व। क्या पढ़ेंगे, मुद्रण संस्कृत एवं आधुनिक विश्व। तो ये है भारत एवं समकालीन विश्व के बारे में 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसके बाद देखिएगा ठीक, इकाई 2 क्या है, इकाई 2 में क्या है, समकालीन भारत। क्या है ये, समकालीन भारत, ठीक है, समकालीन भारत, ठीक है, समकालीन भारत। अब देखिएगा इसमें कितने चैप्टर आपको पढ़ना है। ये नाम है इसका भूगोल, क्या है, समकालीन भारत। जो किताब में आपके नाम होगा वो नाम होगा समकालीन भारत, ठीक है, उस समय का भारत। और इसमें इसके अंतर्गत आप भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल के जनक आपको बताया गया है, ठीक है। आपके यहाँ जो भी अध्यापक पढ़ा रहे होंगे निश्चित तौर पे बता रहे होंगे, हमने सारे बच्चों को बताया है, क्लियर, कि भूगोल के पिता हिकैटियस हैं। कौन है, हिकैटियस हैं। और भूगोल शब्द के लिए अंग्रेजी में नाम दिया था ज्योग्राफी, और ये नाम दिया था इरेटोस्थनीज ने, इसलिए इनको भी भूगोल का पिता कहते हैं, ठीक है। हिकैटियस ने जस पीरियोडस नामक पुस्तक लिखी थी, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। अब देखिए भूगोल से जो चीजें रखी गई हैं, संसाधन एवं विकास, क्या रखी गई हैं, संसाधन एवं विकास। बहुत अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाया है इस चीज को, और उसी तरह से आपको सारे प्रश्न में करवाऊंगा, एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। वन एवं वन्य जीव संसाधन वन क्या होता है, वन्य जीव संसाधन क्या होते हैं, ठीक है, ये सारे पे चर्चा होगी। इसके बाद जल संसाधन क्या होता है, ठीक है, इसका महत्व क्या होता है, तमाम सारी चीजें, और इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सब पे नजर डाली जाएगी। और आप जान लीजिए कि जब हम बहुविकल्पी कर लेते हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर पे हर सब्जेक्ट का बहुविकल्पी आने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि बहुविकल्पी ही आप जान लीजिए उस पूरे चैप्टर का नवनीत होता है, मक्खन होता है। जैसे बहुत सारा दूध, ठीक है, बहुत सारा दूध 5 लीटर हो जाए, और उसमें से जब मक्खन आप निकालेंगे, घी जिससे निकलता है नवनीत, तो मुश्किल से हम समझ रहे हैं 1 किलो जितना निकलेगा। यानी कि 5 किलो दूध को जब महा गया तो कितना 1 किलो मक्खन निकल कर आया। उसी तरह से बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं कि पूरे सिलेबस से जो बहुविकल्पी, पूरे पाठ्यक्रम, पूरे चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वही बहुविकल्पी में दी जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस एग्जाम टाइम में, ठीक है, एग्जाम टाइम विद अखिलेश सर के साथ आप जुड़े, तो हर चैप्टर के नवनीत को मैं निकाल कर आपके पास रख दूंगा, जो एग्जाम में आपको बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और निश्चित रूप से आपके लिए मददगार बनेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने
जो लिखित है उसको भी लिख सकते हैं, लघुत्तरी और अति लघुत्तरी आंसर भी बना सकते हैं। इसके बाद कृषि है, भारत एक कृषि प्रधान है, बहुत जबरदस्त ढंग से पढ़ाया गया है, ठीक है, इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसके बाद हम आएंगे किस पर, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पर, यह भी बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए विनिर्माण और उद्योग, ठीक है, इस पे बात करेंगे हम लोग, विनिर्माण और उद्योग पर। इसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, जबरदस्त ढंग से पढ़ाया गया इसको भी, कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्या होती है, जिससे मैंने आपको बताया था उसी समय कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जिन जिन माध्यमों से ऊंचाई को प्राप्त कर रही, विकास को प्राप्त कर रही, उन सभी को हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहते हैं। आइए इसके बाद देखिएगा इकाई 3 है, इकाई 3 है लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति यह नागरिक शास्त्र का पार्ट है। इसका नागरिक शास्त्र का मानविकी में 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसको आपको सामाजिक विज्ञान के नाम से दिया जाता है, ठीक है ना जी। अब देखिए इसमें नागरिक शास्त्र जो है राजनीति का पार्ट है, किसका, राजनीति विज्ञान का पार्ट है। और आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। अरस्तु आपके जीव विज्ञान के भी जनक हैं, ठीक है। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। और इन्होंने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है, कौन, पॉलिटिक्स। तो इसमें आपके चैप्टर में क्या रखा गया है, हाई स्कूल में क्या रखा गया है, देखिए पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी मतलब भारत की सत्ता जो है एक हाथ में नहीं केंद्रित है, यहाँ राजतंत्र नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है, यानी सत्ता पर सभी लोगों का हक है, ठीक ना जी। इसके बाद संघवाद क्या है, तो आप जानते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है, हम अलग अलग दिखते जरूर हैं, लेकिन जब पूरे भारत की बात होती है तो हम एक मुट्ठे की समान है, एक संघ के समान है, ठीक है ना जी। फैला दिए तो राज्य हो गए और बांध दिए तो देश हो गए, ठीक है। उसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे लोकतंत्र एवं विविधता। लोकतंत्र भले है, सारे लोग भारतीय हैं, लेकिन विविधता भी है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं, बहुत तरह तरह के रीति रिवाज वेशभूषा के लोग निवास करते हैं, फिर भी हम हिंदुस्तानी कहलाते हैं, ठीक है। इसी परंपरा को ध्यान में रखकर ये चैप्टर रखा गया हाई स्कूल में, ताकि आपको समझ हो पाए। इसके बाद जाति धर्म और लैंगिक मसले पर है कि आप जानते हैं कि जहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहेंगे, बहुत सारे जाति के लोग रहेंगे, वहां तमाम तरह के, ठीक है, विवाद भी होंगे, तमाम तरह के बहुत सारे मसले भी होंगे, ठीक है, क्योंकि यही तो जीवन है, यही जीवन का संघर्ष है। अगर कुछ भी ना हो जिंदगी में तो फिर नीरसता लगती है, ठीक है ना जी। तो इसको हम समझेंगे कि क्या है ये। इसके बाद जन संघर्ष और आंदोलन, जन संघर्ष और आंदोलन। तो आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपस में हर व्यक्ति को आगे निकलना है, आगे निकलने के लिए किसी न किसी को पछाड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको लेकर जनसंघर्ष और आंदोलन होते रहते हैं। फिर है राजनीतिक दल, पूरी तरह से आप जान लीजिए, आप चूंकि हाई स्कूल में हैं, लेकिन यह वीडियो बहुत सारे लोग देख सकते हैं। मैंने आपको कहा नहीं कि इस चैनल पे टीजीटी पीजीटी का भी जा रहा है, तो हाई स्कूल का ही पूरा सिलेबस टीजीटी पीजीटी में रखा गया है, जो इंटर का सिलेबस है वही रखा गया है, तो ये सारी चीजें वहां आएंगी। राजनीति ही पूरी तरह से भारत का भविष्य तैयार निर्धारित करती है, ठीक है। कौन, भारत का भविष्य निर्धारित करती है, तो निश्चित तौर पे इसमें दिलचस्पी रखना चाहिए कि राजनीतिक दल होते क्या हैं, भारत में कितने राजनीतिक दल हैं, कौन से राष्ट्रीय दल हैं, इस सारी की बात चर्चा इसमें की जाएगी। इसके बाद है लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र के क्या परिणाम होते हैं, लोकतंत्र किस तरह से लाभदायक है, कैसे ये राजतंत्र से अलग है, इस पे चर्चा की गई है, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते समय निश्चित तौर पे इसमें बहुत संक्षिप्त लेकिन बहुत सारगर्भित जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसके बाद है लोकतंत्र की चुनौतियां। जाहिर सी बात है कोई भी चीज जो लाभदायक होती है उसकी बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं, बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, उस पर भी चर्चा की जाएगी और चर्चा की गई है, ठीक है। हाँ, आइए इसके बाद देखते हैं अगला, ये है आपका
चौथा क्या है, चौथा पार्ट जो अर्थशास्त्र का पार्ट है, इसका नाम है आपकी किताब का आर्थिक विकास की समझ। आर्थिक विकास क्या होता है, पूरा जीवन ही अर्थ के पीछे, ठीक है, घूम रहा है। कहते हैं कि झुक के अदब से एहतराम करती है, दौलत को दुनिया सलाम करती है। यदि आदमी के जीवन में पैसा नहीं है तो उसका जीवन आज के समय में किसी भी लायक नहीं है। समझ में, आज कितना भी आप सत्यवादी हो जाएं, ठीक है, कितना भी बड़े धार्मिक हो जाएं, कितना भी बड़े ईमानदार हो जाएं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं लोग करते हैं। ऐसा जमाना आ गया है। तो निश्चित तौर पे मैं इसीलिए आ रहा हूँ। मैंने जिन जिन क्लासों को पढ़ाया है हर दिन बच्चों से यही बताया है कि आप अपने को सोचिए थोड़ा सा। आज आप आपके माँ बाप पैसा दे रहे हैं, आप इधर उधर बैठ के क्लासरूम में या क्लास के बाहर या सड़कों पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आज 10 साल के बाद आप समझ पाएंगे कि जब हमको मौका मिला था तब हमने शायद ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो जिंदगी संवर जाती, ठीक है ना जी। तो आइए, आर्थिक विकास, इसमें आपको अर्थ क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, इस तरह की चीजें बताई जाएंगी। इस वैसे कहां से है, अर्थशास्त्र से। इस विषय का नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। कैसे, किसका विज्ञान है, धन का विज्ञान है। इसके जनक हैं एडम स्मिथ। इसके जनक कौन है, एडम स्मिथ हैं, जिन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, और आर्थिक विचारों को उसी में क्या किया था, दिया था, ठीक। लेकिन अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक, उसको कौटिल्य ने लिखा है, जिसको चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है, वो राजनीति से संबंधित है। ये दूसरी चीज है, ये अर्थशास्त्र विषय है, ठीक है ना जी, जान लीजिएगा। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा विकास क्या है, ठीक है, विकास क्या है यही बताया जाएगा, ताकि आप विकास कर सकें। हाई स्कूल, चूंकि जब आप बड़ी बड़ी एग्जाम, जिसको सिविल सेवा है कहते हैं, क्योंकि मैं आपको इसीलिए बता दे रहा हूं कि आगे अगर आपका सपना हो, ठीक है, तो वो 6 से स्टार्ट होता है। आप किसी से पूछेंगे तो कहेगा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए, मतलब जो आगे की तैयारी का बेस वो है, वो 10 और 12, 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई है। कहते नहीं कि जिस मकान की नींव मजबूत हो, वो मकान अपने आप तल्लों पर तल्ला, ठीक है, मंजिल पर मंजिल बनता चला जाता है, और उस हिलता नहीं कभी पर। तो आप अपनी नींव को निश्चित रूप से मजबूत करिएगा एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर के साथ जुड़कर, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पैसा नहीं चाहिए हमको, प्रेम चाहिए आपका, केवल साथ चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, यदि अच्छा लगे तो लाइक भी करना है। समझ में आई बात, हाँ। इसके बाद है मुद्रा और शाख, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि वह सभी क्षेत्र जहां से रुपया पैसा कमाया जाता है, उन सभी क्षेत्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इनको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो बहुत डिटेल्स में ये आपको बताया गया है कि कृषि, पशुपालन, ठीक है, मत्स्य, खनन, ये सब प्राथमिक में आता है। उद्योग, निर्माण और विनिर्माण, ये द्वितीयक में आता है। और सेवाएं, पढ़ाना लिखाना, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, डाक सेवा, ये सब किस में आते हैं, तृतीयक में। मैंने पूरा चैप्टर क्लोज कर दिया, जान लीजिए। मुद्रा और शाख, पैसा क्या होता है, शाख क्या होता है, इसमें आप जानेंगे, ठीक है, मनी के बारे में। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण का मतलब पूरी देशों की, कई देशों की अर्थव्यवस्था जब मिलकर एक साथ काम करती है, ठीक है, बिना किसी रुकावट के, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। इसका मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना जी। इसके बाद लास्ट है उपभोक्ता का अधिकार। कुल मिलाकर हम चाहे बहुत बड़े हो जाए, चाहे बहुत छोटे हो जाए, हम खाने पीने की चीज यूज ही करेंगे, और जो समाज में कुछ भी वस्तुओं का उपभोग कर रहा है वो सभी लोग उपभोक्ता कहलाते हैं। लेकिन आज के बाजार के युग में निश्चित रूप से वो ठगे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे तरह के प्रचार हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, ठीक। तो इस तरह के बहुत सारे, विमल पान मसाला, बोलो जुबा केसरी, इस तरह के प्रचार प्रसार ने दुनिया को भ्रमित कर दिया है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सी चीज खाने योग्य है, कौन सी चीज खाने योग्य नहीं है, ठीक है। तो इन सभी के द्वारा आपको राहत दिलाता है कौन सा, उपभोक्ता का अधिकार, कि
एक उपभोक्ता होने के लिए आपको कैसे जागरूक होना चाहिए। तो ये थी आपकी पाठ्यक्रम पे चर्चा। निश्चित तौर पे आपको बहुत मजा आया होगा। बस अगला वीडियो जो जा रहा है, प्रत्येक चैप्टर पे जितने भी आपके क्वेश्चन बने हैं विगत वर्षों में उन पे जाएगा। आप बैठे बैठे रजाई में पढ़िए। हम आपको 90% से ऊपर दिलाने का चैलेंज करते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुड नाइट।